हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण शर्मा कॉमर्स हब उदयपुर से आपके सामने। यहाँ पर मैं 1 अक्टूबर 2025 से होने वाले 3 बड़े बदलाव जीएसटी में उसके ऊपर वन बाय वन चर्चा करूंगा। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आप जीएसटी की वर्किंग करते हैं, आप एक अकाउंटेंट हैं, आप एक जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, या आप एक इंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, अपने रिटर्न्स खुद भरते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप समझिए, आज 29 सितंबर को मैं ये क्लास ले रहा हूँ। 2 दिन बाद आपको ये सारे चेंजेस इफेक्टिव होते हुए नजर आएंगे, और अगर आपने इनको नहीं ध्यान दिया तो हो सकता है आप अक्टूबर में अपना जो जीएसटीआर 3B फाइल करने जाएं, आप फाइल ही नहीं कर पाए, क्योंकि ये बदलाव बहुत बड़े लेवल पर गवर्नमेंट लेके आई है। और ये मैकेनिज्म 2017 में ही लाया जा चुका था, लेकिन उसको फिर डेफर्ड कर दिया गया, और अब ये धीरे धीरे करके एप्लीकेबल हो रहा है। और ऑब्वियस सी बात है कि धीरे धीरे इतने सारे जो बदलाव होते हैं, उनको हमें ऑप्ट करना या उन्हें हमें खुद को अपडेट करना या अपग्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप ये वीडियो देखिए छोटी सी, और इससे आप समझ जाएंगे कि क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है अक्टूबर 2025। सबसे पहले आपके सामने मैंने जो डैशबोर्ड ओपन कर रखा है, आपने नाम सुना होगा आईएमएस, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ये आईएमएस डैशबोर्ड है, और ये मैंने अभी 29 तारीख को ओपन कर रखा है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। बाकी यहाँ पर बटन दिखते हैं एक्सेप्ट, रिजेक्टेड और पेंडिंग के। ओके, तो आईएमएस डैशबोर्ड का जो यूटिलिटी है या ये होता क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए, 1 साल पहले 1 अक्टूबर 2024 से जीएसटी में एक बहुत बड़ा एक बदलाव गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 1 अक्टूबर 2024 को, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस। जो आप रिटर्न डैशबोर्ड पे जाते हो वहां पर आपको नजर आता है। आईएमएस एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जहां पर रेसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए आईएमएस में जाके इनवॉइसेस को एक्सेप्ट करना होता था। तो देखिए, आईएमएस का क्या मैकेनिज्म है, इस फ्लो चार्ट से आप समझिए। अगर आप एक सप्लायर हैं, माना कि आप क्यूआरएमपी स्कीम में हैं, आपने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के जरिए बी2बी इनवॉइसेस अपलोड किए, तो वो आईएमएस में वो इनवॉइस नजर आते थे रेसिपिएंट को। आप अगर जीएसटीआर 1 भरते हैं, आप मंथली फाइलर हैं, आप रेगुलर स्कीम में हैं, तो वो बिल आईएमएस में चले जाते थे रेसिपिएंट के। आपने 1A फाइल कर रहे हैं तो वो उसमें चले जाते थे। अभी 1A का नया कॉन्सेप्ट आया, आपको पता हो तो, है ना। 1 भर दिया, कुछ गलती हो गई तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो 1A में। आपने अगर जीएसटीआर 5 भरा, आप अगर एनआरटीपी हैं, आपने अगर जीएसटीआर 6 भरा, आप आईएसडी हैं, तो वो ऑटोमेटिक ही सामने वाली पार्टी को यानी रेसिपिएंट को आईएमएस डैशबोर्ड पर वो बिल नजर आते हैं। वहां पर 3 बटन होते हैं, एक्सेप्ट वाला बटन होता है, रिजेक्ट वाला बटन होता है, और पेंडिंग वाला बटन होता है। हमें एक्शन लेना पड़ता है। हम एक्सेप्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो बिल है वो सामने वाले रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में चला जाता है, और 2B में जाने के साथ साथ ही 2B ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट, आईटीसी स्टेटमेंट, और 2B में जाने के साथ साथ ही वो जीएसटीआर 3B में चला जाता है, और 3B आप फाइल करते हो, और तभी जाके आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हो। तो आईटीसी क्लेम करने के लिए इस प्रोसीजर को लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर 2024 को। क्यों मैंने 2017 की बात की, मैं बताता हूँ आपको कि जब शुरुआती दौर में जब जीएसटी लागू किया गया था हमारे इंडिया में, तब अलग अलग कॉन्सेप्ट थे, मैकेनिज्म थे। मैचिंग कॉन्सेप्ट पे जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था कि सबसे पहले आपको जीएसटीआर 1 भरना है, फिर 10 तारीख को आपको मैं बता दूं जीएसटी का एग्जैक्टली जो थीम था वो क्या था। 10 तारीख को जीएसटीआर 1 भरना है सप्लायर को, जिसमें वो अपनी सेल दिखाता। फिर 15 तारीख को जीएसटीआर 2 भरना, 2B जैसी कोई चीज नहीं थी, 2 को इन्होंने लॉन्च किया था कि इसमें आपको अपनी परचेज दिखानी। और फिर 20 तारीख को आपको जीएसटीआर 3 भरना, 3B जैसी भी कोई चीज नहीं थी। ये जीएसटी, अगर जो भी लोग जीएसटी की समझ रखते हैं उनको पता है कि ये मैकेनिज्म था कि महीने के 3 रिटर्न भरने का कॉन्सेप्ट बनाया था, और ये तीनों रिटर्न में डेटा आपस में मैच होना था। यानी एक बंदा कह रहा है कि मैंने सेल की, तभी जाके दूसरा बंदा कह सकता है कि मैंने परचेज की, और तभी जाके सेल करने वाले को यहाँ आउटपुट टैक्स देना है, गवर्नमेंट को टैक्स लायबिलिटी चुकानी, परचेज करने वाले को आईटीसी मिलती। ये मैकेनिज्म 2017 में जब जीएसटी लॉन्च किया गया था, तब ये मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि इसका बहुत बड़ा विरोध किया था, और फिर गवर्नमेंट ने इसको डेफर्ड करके 2 का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, और 3 की जगह एक ऑल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम लेके आई कि 3 की जगह आपको 3B भरना। 3B जो आज दिन तक आप भर रहे हो, ये एक परमानेंट रिटर्न नहीं था। ये जीएसटी लॉ या जीएसटी का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें इसका स्थान नहीं था, लेकिन इसको एक टेम्पररी फेज में लाया गया, और ये अब परमानेंट हो चुका है। 8 साल से आप 3B फाइल कर रहे हो बेसिक। सो आप समझिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट पर जीएसटी के नियम बनाए गए थे, और अब वो इम्प्लीमेंट होते हुए दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि ये जो आईएमएस डैशबोर्ड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया,
ये मैकेनिज्म अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल जरूर हो गया था, लेकिन ये ऑटो जनरेटेड था। मतलब इसमें अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते थे तो वो ऑटो एक्सेप्टेड माने जाते थे, ऑटोमेटिकली टू बी जनरेट हो जाता था, थ्री बी भर देते। बहुत लोग व्यापारी क्या कर रहे थे पता है, ना तो आईएमएस में जा रहे थे न टू बी में जा रहे थे। वो 20 तारीख को जब जीएसटीआर थ्री बी में जा रहे थे, वहां उनको आईटीसी पहले से मौजूद मिल रही थी, क्योंकि ऑटो एक्सेप्टेड फॉर्म में था ये। आपने इसमें जाके एक्शन नहीं लिया तो ये मान लिया जाता था कि सारी की सारी बिल आपने एक्सेप्ट कर ली है, सारी की सारी परचेज आपने एक्सेप्ट कर ली, सारी की सारी जो डेबिट नोट है वो आपने एक्सेप्ट कर ली। तो ऐसे केस में आईएमएस को इन्होंने इंट्रोड्यूस तो कर दिया था अक्टूबर 2024 में, लेकिन इसकी उतनी रिलीवेंस नहीं थी गवर्नमेंट की। अब आप देखिए 1 अक्टूबर 2025 से आप यहाँ पर खाली कैलेंडर ईयर चेंज करिए। अब आप 1 अक्टूबर 2025 से बिना आईएमएस में जाके अपना 3B नहीं फाइल कर पाएंगे। सर क्यों कह रहे हो ऐसा? मैं बताता हूँ क्यों कह रहा हूँ ऐसा। क्योंकि जब आप आईएमएस में जाओगे, आप समझिएगा, ठीक है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा, मैं आपको आईएमएस का फोटो भी बता देता हूँ कि आपको कुछ इस तरीके का पिक्चर नजर आएगा। ये आपको देखिए, जहां पर आपके सारे बिल नजर आएंगे परचेज के, पार्टियों के जीएसटी नंबर के साथ, ठीक है, ये बिल नंबर नजर आएंगे, और यहाँ पर आपको ये 3 बटन नजर आएंगे, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग के। आपने इन पे से किसी पे भी क्लिक करना है। मतलब आप एज अ रेसिपिएंट, समझना, एक रेसिपिएंट को आईएमएस में जाना मैंडेटरी है अब अक्टूबर से। आईएमएस में जाके, अब हो सकता है 500 बिल हो, उसने महीने में 500 परचेज की हो, 500 बिल रिफ्लेक्ट कर रहे हो, उसको सारे बिलों पर एक्शन लेना पड़ेगा। चाहे तो वो एक्सेप्ट करे, चाहे तो रिजेक्ट करे, चाहे तो पेंडिंग करे, ये लेना अनिवार्य है। अच्छा, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग से क्या होगा मैं बताता हूँ। जब वो किसी भी बिल पर एक्शन लेकर एक्सेप्ट करेगा किसी बिल को, तो ऑटोमेटिकली वो उसके 2B में चला जाएगा और 3B में चला जाएगा। अच्छा, 2B में ऑटोमेटिक जाएगा जरूर, लेकिन 2B को रिकम्प्यूट करना पड़ेगा। ये कैसे करते हैं अभी मैं बताऊंगा। तब जाके वो 3B में पहुंचेगा और वो उसकी आईटीसी क्लेम कर पाएगा। तो एक्सेप्ट करने से उसको आईटीसी मिलेगी, मतलब वो ये कह रहा है कि ये बिल मेरा ही है, मेरा ही परचेज का बिल है, मैंने ही परचेज की। लेकिन अगर रिजेक्ट कर लिया, समझिए आप, तो ऑटोमेटिकली वो आपके जीएसटीआर 2B में और 3B में आईटीसी रिजेक्टेड सेक्शन में चला जाएगा। याद रखिएगा, आप उसकी आईटीसी ले नहीं पाओगे। और अगर आपने पेंडिंग रखा तो फिर वो आपको पड़ा रहेगा, जब भी आप उसको एक्सेप्ट करोगे भविष्य में, फ्यूचर में, तब जाके वो आपके 2B में जाएगा और 3B में आप उसको क्लेम कर पाओगे। ये 3 बटन होते हैं जिन पर आपको एक्शन लेना होता है। तो एक्सेप्ट करोगे तो ही आपकी 2B में और 3B में रिफ्लेक्ट करके आप आईटीसी क्लेम करोगे, रिजेक्ट करोगे तो वो रिजेक्टेड में आईटीसी में चला जाएगा, और पेंडिंग रखोगे तो वो भविष्य में आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे। ये एक्शन अब तक लोग नहीं लेते थे। अब तक डायरेक्टली 3B भर देते थे और वो डेटा ऑटोमेटिकली 3B में नजर आ जाता था, उनकी आईटीसी का डेटा। क्योंकि देखिए 1 से आपका डेटा, आपने जो 1 भरा उससे आपका आउटपुट का डेटा चला जाता है 3B में, और जो आप कुछ एक्सेप्ट, रिजेक्ट आईएमएस में जाके नहीं करते थे तो ऑटोमेटिकली आपकी आईटीसी वहां पहुंच जाती थी। तो वो ऑटोमेटिक हो रहा था, अब ऑटोमेटिक नहीं होगा, अब मैन्युअली आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आईएमएस डैशबोर्ड पे जाके आपको एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड या पेंडिंग मैनुअल एक्शन में आना पड़ेगा। आपको आईएमएस में जाना मैंडेटरी हो गया, आप मान के चलिए। ये डैशबोर्ड आपके लिए अनिवार्य हो गया एक तरह। इधर से मान लो 500 में से 450 बिल आपने एक्सेप्ट किए, तो 450 बिल ही आपके जीएसटीआर 2B और 3B तक पहुंचेंगे। यानी आप उन 450 बिलों पर ही आईटीसी क्लेम कर पाओगे। आपने 50 बिल होल्ड कर दिए, पेंडिंग में रख दिए, ये 50 बिल भविष्य में जब एक्सेप्ट करोगे, भविष्य में अगले रिटर्न में, तब जाकर आपके 2B और 3B में नजर आएंगे। और रिजेक्ट किया है तो मतलब वो आप इनपुट वैसे भी नहीं ले सकते, राइट। अच्छा, इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो आईएमएस डैशबोर्ड होता है ना, उसमें सबसे लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूं कि आईएमएस डैशबोर्ड में सबसे लास्ट में नीचे नीचे कंप्यूट जीएसटीआर 2B लिखा हुआ होता है ये। तो जब आपने एक्शन ले लिया, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग बटन सारे क्लिक कर दिए और उसके बाद कंप्यूट पे क्लिक करोगे, तभी जाके आपका जीएसटीआर 2B कंप्यूट होगा। और जीएसटीआर 2B कंप्यूट होगा मतलब मैन्युअली करना पड़ेगा अब आपको। पहले ये एक ऑप्शनल था कि आप करो, नहीं करोगे तो ऑटो एक्सेप्टेड माना जाएगा, ऑटोमेटिक कंप्यूट हो जाएगा जीएसटीआर 2B और 3B में आईटीसी चली जाएगी। अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यहाँ से कंप्यूट करना पड़ेगा, तभी 2B कंप्यूट होगा और वो आईटीसी कहाँ जाएगी, 3B में जाएगी। यानी आपको ये मान के चलिए, इस पूरी की पूरी जो मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ उसका मेन क्रक्स क्या है। मेन क्रक्स ये है कि जीएसटीआर 3B में आईटीसी ऑटोमेटिक नहीं पहुंचने वाली है, आपको आईएमएस में जाके एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन लेने के बाद आपको जीएसटीआर 2B को कंप्यूट करना होगा, तब जाके 3B में वो रिफ्लेक्ट करेगी। यानी ये काम जो आप किसी भी महीने का जीएसटीआर 3B भरने बैठोगे 20 तारीख को, आपको उससे पहले आईएमएस में एक्शन लेना अनिवार्य हो गया। ये पहला बड़ा अपडेट है जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपको जीएसटीआर 3B फाइलिंग का ऑप्शन आएगा ही नहीं, आप फाइल नहीं कर पाओगे।
आपको एक चीज, ये पहला था ऑप्शन जो अपन ने यहाँ डिस्कस किया, दिस इज वेरी फर्स्ट चेंज जो 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होगा। दूसरा जो बदलाव है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव है, वो भी मैं बता दूं आपको। ये सारे चेंजेस जो हैं आपको यहाँ पर जीएसटी की जो वेबसाइट है, ठीक है, जीएसटी पोर्टल जो है, वहां पर जाकर आप इन सारे नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। तो आपको मैं थोड़ा नोटिफिकेशन वाइज भी बता देता हूँ कि जो मैंने पहला ऑप्शन बताया अभी, आईएमएस में एक्शन लेना जरूरी है, ये आप इसका सेक्शन 38 में अमेंडमेंट किया है गवर्नमेंट ने, आपको मैं बता दूं, सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 38 में, जो कि आईटीसी से रिलेटेड ही सेक्शन है, उसमें सरकार ने अमेंडमेंट किया। तो ये आईएमएस में आपको एक्शन लेना होगा, तभी जाके आपका 2B में ऑटो जनरेट होगा डेटा और वो 3B तक जाएगा और 3B आप तभी फाइल कर पाएंगे। दूसरा जो बदलाव है कि अगर आपने जीएसटीआर 2B को कंप्यूट नहीं किया, जैसे अभी मैं बता रहा था कि अगर आपका जीएसटीआर 2B आपने कंप्यूट नहीं किया, जनरेट नहीं किया या कंप्यूट नहीं किया, जब तक आप इसको जनरेट नहीं करोगे आप 3B फाइल नहीं कर पाओगे। तो ये आप मान के चलिए कि 3B नहीं भर पाओगे जब तक आप 2B को कंप्यूट नहीं करोगे, और 2B को कंप्यूट तभी कर पाओगे जब आईएमएस में सारे इनवॉइसेस पे आप एक्शन लोगे। तो इसीलिए ये अभी मैंडेटरी प्रक्रिया हो गई कि आपको हर महीने क्या करना है। देखिए मैं आपको मंथ की एक्टिविटी भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना जीएसटीआर 1 भरना है, जो कि आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई के लिए भरते हैं, तो ये भरना है आपको। फिर आपको क्या करना है, 1 भरने के बाद अगर कुछ 1 में मिस्टेक हो गई तो आप 1A में जाके उसे अमेंड कर सकते हैं, तो ये अमेंडमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, ठीक है। ये ऑप्शनल प्रक्रिया अमेंडमेंट वाली, जरूरी नहीं कि आपको ये भरना ही भरना है। फिर आपको क्या करना है, आईएमएस में जाके एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग स्टेटस सेट करने अपने सारे बिलों के, जो परचेजेस के लिए आप करोगे। फिर आपको क्या करना है, जीएसटीआर 2B कंप्यूट करना है। तो ये जीएसटीआर 2B आपको जब तक जनरेट या कंप्यूट नहीं करोगे तब तक आपका जीएसटीआर 3B में आईटीसी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। फिर जाके आपको जीएसटीआर 3B फाइल करना है। तो आप ये मान के चलिए ये मंथली कंप्लायंस में आपको ये सब चीजें करनी है जीएसटी में। एवरी मंथ जो व्यापारी रेगुलर स्कीम में है उसको ये पांचों एक्टिविटी मंथली कंप्लायंसेस में ध्यान में रखनी है। अब से अक्टूबर 2025 से जीएसटी में लगातार बदलाव होते रहते हैं, अपडेट रखना अपने आप को जरूरी है। नहीं रखोगे तो आउट ऑफ डेट हो जाओगे या मिस्टेक करोगे, गलतियां करोगे, बाद में नोटिस के सामने करने पड़ेंगे, और कई सारी चीजें तो ऐसी है जो आप कर नहीं पाओगे। जैसे आप 3B अब डायरेक्टली नहीं फाइल कर पाओगे जब तक आप इन दोनों एक्टिविटी से नहीं निकलते। ओके, ये आपका जो बदलाव है इसको भी मैं बता देता हूँ। 55वीं जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने सेक्शन 39 में ये अमेंडमेंट किया, सब सेक्शन 1 के अंतर्गत। तो ये अमेंडमेंट आपको 39 का अमेंडमेंट है, याद रखिएगा। यानी अब आप 3B डायरेक्टली फाइल नहीं कर पाओगे जब तक आप जीएसटीआर 2B को जनरेट नहीं कर देते। तीसरा बहुत बड़ा बदलाव है, इसको थोड़ा फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। माना कि आप एक सप्लायर है, आपने किसी रेसिपिएंट को सप्लाई की है, समझना, दोनों B2B में सप्लाई की, मतलब दोनों पार्टियां रजिस्टर्ड है। ये क्रेडिट नोट से रिलेटेड एक बदलाव है जो मैं बताने वाला हूँ, 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो जाएगा 2025 से। सप्लायर को, आप सबको पता है कि सप्लायर जीएसटीआर 1 भरता है, जो सेल करता है, आउटवर्ड सप्लाई करता है, और वो जीएसटीआर 3B में उसकी आईटीसी क्लेम करता कौन, रेसिपिएंट। अभी आपको सबको पता है कि इन दोनों के बीच में एक कड़ी आ गई है, कौन सी, आईएमएस वाली। इसने सेल की, ये उसको एक्सेप्ट करेगा तब जाके वो इधर पहुंचेगी, राइट। अब आप समझिए सेल से क्या होता है साहब, सेल, इसके लिए सेल है तो इसके लिए वो क्या होती है, परचेज, समझना। अगर मान लो आप ये कह रहे हो कि यार मैंने तो 2 लाख रुपए की सेल की है और मेरा 36,000 रुपए का यहाँ पर आउटपुट टैक्स बन रहा है, ठीक है, ओटी आउटपुट टैक्स बन रहा है, यानी 2,36,000 का बिल चढ़ाया आपने, तो सामने वाले के लिए वही 2 लाख की परचेज मानी जाएगी और उसका 36,000 रुपए का इनपुट टैक्स बनेगा जो वो आईटीसी के रूप में क्लेम करेगा। ये 36,000 की इसकी आईटीसी जो क्लेम करेगा, अगर जेन्युइनली उसी ने परचेज किया है। लेकिन कई बार क्या होता है, आफ्टर सेल सप्लायर किसी वजह से क्या बनाता है, क्रेडिट नोट बनाता है। क्या बनाता है, क्रेडिट नोट, किसी वजह से, और वो क्रेडिट नोट को भी जीएसटीआर 1 में रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। मान लो इस सप्लायर ने इसमें 1 लाख का क्रेडिट नोट बना दिया, मतलब वो रिवर्स कर रहा है अपना 18,000 रुपए का आउटपुट टैक्स, ये रिवर्स कर रहा है, मतलब अपनी लाइबिलिटी को रिवर्स कर रहा है। क्रेडिट नोट से सप्लायर की क्या होती है, लाइबिलिटी रिवर्स होती है। सप्लायर ने बोला कि 1 लाख का माल लौटा दिया सामने वाली पार्टी ने, तो मुझे ये 18,000 रुपए रिवर्स करना है। अब सप्लायर ने तो अपने जीएसटीआर 1 में डाल दिया साहब, अब ये क्रेडिट नोट भी रिफ्लेक्ट करेगा कहां पर, आईएमएस में। और आईएमएस में ये क्रेडिट नोट, इसको रेसिपिएंट को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो एक्सेप्ट करता है
तो इसकी जो ये परचेज के अगेंस्ट में 38,000 रुपए की आईटीसी थी, ये आईटीसी भी रिवर्स होगी कितने से? 18,000 रुपए से। एक्सेप्ट करने पर ये रिवर्स होगी आईटीसी, याद रखिएगा। आईटीसी का रिवर्सल एक्सेप्ट करने पर होगा। लेकिन अगर किसी वजह से इसने इसको रिजेक्ट कर दिया, समझना, आईएमएस में एक्शन में जाके आपने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया क्रेडिट नोट जो सप्लायर ने इश्यू किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। सप्लायर ने जो क्रेडिट नोट इश्यू किया था, उसमें सप्लायर अपनी लाइबिलिटी को रिवर्स करना चाह रहा है 18,000 रुपए से, मतलब आपकी आईटीसी भी रिवर्स होगी। आपको जो 36,000 का बेनिफिट आईटीसी के रूप में मिलना वो नहीं मिलेगा, 18 माइनस हो जाएगी। लेकिन आप वो तब होगा जब आप एक्सेप्ट करोगे। अगर आपने आईएमएस में जाके एक्शन लेकर क्या किया? रिजेक्ट कर लिया। अभी भी मैं बता रहा था ना कि आईएमएस में एक्शन लेना क्या है, जरूरी है। तो आपने वहां अगर रिजेक्ट कर दिया ना, तो मतलब आपकी आईटीसी रिवर्स नहीं होगी। मतलब आप मना कर रहे हो कि मेरा कोई इसमें कोई क्रेडिट नोट नहीं सामने वाली पार्टी का है, मैं नहीं एक्सेप्ट करता इसको, क्रेडिट नोट को। आपने जैसे ही इसको रिजेक्ट किया, मतलब आपकी आईटीसी रिवर्स नहीं होगी। आपने मना कर दिया कि ये सेल रिटर्न, मतलब मेरी परचेज रिटर्न कुछ नहीं हुई है, सामने वाला गलत क्रेडिट नोट बना रहा है, तो सामने वाले का ये जो 18,000 रुपए का आउटपुट रिवर्सल है वो रिजेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, मतलब ये वो मैचिंग कॉन्सेप्ट है। टेलर बोल रहा है, सप्लायर बोल रहा है कि सर मेरे को 18,000 रुपए मेरी आउटपुट माइनस करो, क्योंकि वो माल लौटा दिया 1 लाख रुपए का। किसने? रेसिपिएंट ने। लेकिन रेसिपिएंट ने मना कर दिया कि मैंने नहीं लौटाया, तो सेलर ने जो 18,000 रुपए माइनस करने के लिए कह रहा हूं, माइनस नहीं होगा, उसको पूरे 36,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। यानी सेलर जो क्रेडिट नोट डालेगा जीएसटीआर 1 में, रेसिपिएंट के एक्शन पर निर्भर करेगा कि वो क्रेडिट नोट एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, उसकी लाइबिलिटी रिवर्स होगी या नहीं होगी। अगर रेसिपिएंट ने रिजेक्ट कर दिया सप्लायर के क्रेडिट नोट को आईएमएस डैशबोर्ड पर, तो सप्लायर अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको रिवर्स नहीं कर पाएगा, यह रिवर्सल नहीं होने वाला है, याद रखिए। ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट है क्रेडिट नोट से रिलेटेड, जो आपको 1 अक्टूबर से इफेक्टिव मिलेगा। ये 3 बड़े बदलाव है जो मैंने आपके सामने लाया। पहला, आईएमएस आपको 1 अक्टूबर 2025 से आईएमएस में जाके एक्शन लेना अनिवार्य हो गया है। दूसरा, जब तक आपका जीएसटीआर 2B जनरेट नहीं होता, तब तक आप 3B फाइल नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा, 3B फाइलिंग आप तभी कर पाएंगे जब आपने 2B जनरेट किया हो। 2B जनरेट तभी कर सकते हैं जब आईएमएस में जाके आपने एक्शन लिए हो सारे इनवॉइसेस पर। और तीसरा जो बड़ा बदलाव है वो क्रेडिट नोट से रिलेटेड है। सप्लायर अगर जीएसटीआर 1 में क्रेडिट नोट डाल रहा है, तो सप्लायर ये इंश्योर कर ले कि रेसिपिएंट उस क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट करे। अगर रेसिपिएंट ने सप्लायर को सपोर्ट नहीं किया, तो मान के चलिए सप्लायर की लाइबिलिटी रिवर्स नहीं होगी। आई थिंक आपको तीनों के तीनों अपडेट समझ में आए होंगे। बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्रैक्टिकल जीएसटी कंप्लायंस के लिए आप ज्वाइन करिए कॉमर्स हब की ऑफिशियल एप्लीकेशन को, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।